चलिए, आज का टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बुनियादी लेखा शर्तें या लेखांकन के बुनियादी शर्तें। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बुनियादी लेखा शर्तें। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर हमें लेखांकन के बारे में या डेबिट क्रेडिट करना है तो हमें इस चीज सब के बारे में कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं या कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो उसे जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, वो जानने के बाद हम आसानी से हम जनरल एंट्री लेजर ये सब बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए। अब एक चीज आप ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है, परचेज है। परचेज का मतलब होता है क्रय या खरीदना। खरीदना, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोल, यहाँ पे बाई का मतलब, बाई का मतलब हम लोग जानते हैं खरीदना, लेकिन हम बिजनेस के लिए हम परचेज का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? परचेज का। बाई हम पर्सनल चीज खरीदने के लिए हम बाई, जैसे आई हैव ए बाई ए कार, आई हैव ए बाई ए फोन, ये सब क्या रहता है? पर्सनल चीज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा है परचेज है, बिजनेस के लिए प्रयोग होता है। परचेज हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कैश कर सकते हैं या एक क्रेडिट कर सकते हैं। कैश को हिंदी में बोलते हैं नगद, नकद भी उसको बोलते हैं, और क्रेडिट को बोलते हैं उधार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नगद, कैश का मतलब नगद क्रय, और क्रेडिट का मतलब उधार। तो परचेज को यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? जब हम व्यवसाय के लिए कोई भी वस्तु नगद या उधार खरीदते हैं, परचेज कहलाता है। परचेज कहलाता है, लाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वस्तु अगर हम किसी से नगद या उधार व्यवसाय के लिए अगर कुछ भी खरीदते हो, क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। परचेज या तो हम नगद खरीद सकते हैं या नहीं तो उधार खरीद सकते हैं। वही सेम सेल्स का मतलब होता है विक्रय, ठीक है, या बेचना। ठीक है, विक्रय या तो हम कैश कर सकते हैं या क्रेडिट कर सकते हैं। क्रेडिट का मतलब, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब उधार होता है। एक होता है डेबिटर्स, एक होता है क्रेडिटर, जिसका लेनदार और देनदार होता है। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब ये वो मत समझना, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कैश मतलब नगद, क्रेडिट मतलब उधार। ठीक है, एक होता है, और डेबिटार या क्रेडिटार का मतलब देनदार लेनदार होता है। ठीक है, तो विक्रय क्या होता है? जब हम व्यवसाय से कोई वस्तु तो नगद या उधार बेचते हैं, तो वह सेल्स कहलाता है। सेल्स कहलाता है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्या होगा, जब हम कोई व्यवसाय से कोई भी वस्तु नगद या उधार बेचते हैं तो उसको क्या करते, खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज करते हैं। बाई का प्रयोग हम नहीं करते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, सेल का प्रयोग, सेल जब हम व्यवसाय से कोई वस्तु नगद या उधार बेचते हैं तो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सेल या तो हम नगद कर सकते हैं या उधार कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक यहाँ पे समझ लीजिएगा, ट्रांजैक्शन। और दूसरा इवेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन,
और इवेंट का मतलब होता है घटना। घटना यानी कि घटना। ट्रांजैक्शन, लेन देन क्या होता है? किसी से कोई वस्तु लेना, किसी से कोई वस्तु लेना या किसी को कोई वस्तु देना लेन देन कहलाता है। लेन देन कहलाता है। ठीक है। जैसे जैसे राम ने मोहन से मोटर खरीदा। मोटर खरीदा। तो यहाँ पे क्या हो गया? लेन देन। राम ने मोहन से क्या खरीदा? मोटर खरीदा। तो मोहन को क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा। उसने क्या दिया होगा? मोटर। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक को कोई सामान देना और कुछ लेना, क्या हो गया? लेन देन कहलाता है। अब वही घटना क्या होता है? इधर देखिए घटना। लेन देन के उपरांत जो कुछ हमारे पास बच जाता है या लेन देन के उपरांत जो भी कुछ हमारे पास बच जाता है या घट जाता है इवेंट कहलाता है। इवेंट कहलाता है। जैसे यहीं पे देखिए, राम ने मोहन को मोटर बेचा। तो यहाँ पे मान लीजिए घर से हमें, फॉर एग्जाम्पल के लिए, घर से हमें 100 रुपया मिला। ठीक है। 100 रुपया मिला। उस 100 रुपये से का कोई सामान हमने लेने गया, लेकिन वहां पे जाके पता चला जो केवल 80 रुपया में ही मिला। ठीक है। हमें कितना घर से मिला था? 100 रुपया। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस में कितना है? 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया हमारे पास बच गया। 80 रुपया में सामान मिला, 100 रुपये का था, कितना? 20 रुपया बच गया। ये भी क्या कहलाया? घटना। या वहीं पे एक चीज और, वहां पे जाने के बाद हमें क्या पता चला? जो सामान क्या था? 120 में, यानी कि क्या है? वही सामान हमें क्या है? 120 में। तो हमारे पास क्या है? 20 रुपया कम हो गया। तो वो भी क्या कहलाएगा? घटना है। दोनों स्थिति में या तो हमारे पास बच जाए या हमारे पास कम हो जाए, दोनों स्थिति में हमारे लिए वो घटना ही कहलाता है। लेन देन के उपरांत जो भी कुछ बच जाता है या घट जाता है, क्या कहलाता है? घटना कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एसेट्स। एसेट्स को हम संपत्ति बोलते हैं। संपत्ति। ठीक है। संपत्ति क्या होता है? वह वस्तु, जस्ट सेकेंड, संपत्ति यानी कि वह वस्तु जिसे हम जब चाहे तब हम बेच या खरीद सकते हैं। संपत्ति कहलाता है। संपत्ति यानी कि एसेट्स। एसेट्स कहलाता है। जैसे बिल्डिंग, कार, मोटर, ये सब क्या है? कभी भी इसको खरीद सकते हैं और कभी भी हम बेच सकते हैं। थोड़ा सा एक और संपत्ति के लिए एक चीज और, वह वस्तु जिसे हम क्रय मूल्य से कम
1/4 भाग या 25% तक बेच सकते हैं तभी वह वस्तु हमारे लिए संपत्ति होगा। क्या होगा? संपत्ति होगा। यहाँ पे कहने का अर्थ है वह वस्तु जिसका हम जब चाहे तब बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, संपत्ति कहलाती है। जैसे बिल्डिंग, कार, मोटर, ठीक है। लेकिन वही जिसे हम क्रय मूल्य से कम 1/4 भाग या 25% तक बेच सकते हैं, तभी वह वस्तु हमारे लिए क्या होगा? संपत्ति होगा, अन्यथा वो हमारे लिए संपत्ति नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, संपत्ति को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स को बोलते हैं मूर्त संपत्ति, और दूसरा क्या है? इंटैंजिबल एसेट्स, जिसको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। एक होता है मूर्त संपत्ति, दूसरा क्या होता है? अमूर्त संपत्ति। यानी कि जिसको हम मूर्त संपत्ति वह होता है, यहां पे लिख देते हैं मूर्त संपत्ति वह होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और भविष्य में जब चाहे तब बेच सकते हैं। टैंजिबल एसेट्स कहलाता है। टैंजिबल एसेट्स कहलाता है। जैसे फैन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसे भी बेच सकते हैं। मोटर को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग मतलब भवन, उसे भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। फर्नीचर का मतलब लकड़ी का सामान, उसे भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आते हैं अमूर्त संपत्ति क्या होता है। अमूर्त संपत्ति वह संपत्ति जिसे तो हम न देख सकते हैं, न देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स कहलाता है। इंटैंजिबल एसेट्स कहलाता है। जैसे कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट जब कोई व्यक्ति मूवी बनाता है, फिल्म बनाता है, उसके ऊपर यानी कि रजिस्टर कराता है, यानी कि कोई उसका फिल्म या कॉपी दूसरा कोई व्यक्ति कॉपी करके बना ना सके, इसके लिए कॉपीराइट होता है। पेटेंट भी हमारे लिए संपत्ति होता है। पेटेंट होता है जब कोई आविष्कार होता है, उसको कोई सरकार के अंदर रजिस्टर कराता है, ताकि कोई उसी तरह का वस्तु का उत्पादन ना करे, उसी तरह का बनाकर ना बेचे, इसलिए उसका पेटेंट कराया जाता है। ठीक है, तो पेटेंट भी हमारे लिए संपत्ति होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है?
ट्रेडमार्क वह होता है जो यानी कि व्यापार चिन्ह इसको बोलते हैं। ट्रेडमार्क उसको हम क्या बोलते हैं? व्यापार चिन्ह। गड़बड़ का है लिखा रहा है भाई। ट्रेड मार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क इसको हम बोलते हैं व्यापार चिन्ह, ठीक है। व्यापार चिन्ह वह होता है जो यानी कि किसी वस्तु को यानी कि पहचान की तरह होता है। जैसे मान लीजिए नाइकी का जूता हुआ तो उसका क्या रहता है? डबल एस को। टाटा का रहता है अलग अलग, यानी कि उसके हम मार्क से जाना जाता है। बाटा का रहता है अलग अलग रहता है उसके नाम से, यानी कि उसको पहचान देखकर ही समझ लेते हैं फलाने कंपनी का, तो वो भी हमारे लिए क्या है? संपत्ति है। तो यहाँ पे क्या हुआ? पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हुआ, गुडविल, एक आता है गुडविल। गुडविल, गुडविल को बोलते हैं ख्याति। ख्याति का मतलब होता है, सिंपल समझ लीजिए, जिस कंपनी का जितना अधिक नाम होता है वो क्या कहलाता है? ख्याति कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई दो कंपनी का नाम बोले, कोई कंपनी का नाम जिसका कभी नहीं सुना है, एक दूसरा बोले टाटा, तो आप कोई भी सामान अगर खरीदना हो तो टाटा का खरीदिएगा। रिलायंस का नाम बोले तो रिलायंस का सीधा समझ में आता है रिलायंस का जियो। एयरटेल, यानी कि सब समझ में आता है डायरेक्ट। यानी कि कंपनी के बारे में हम जानते हैं, यानी कि उसका जितना लोग जानता है उसके लिए वो क्या होता है? ख्याति। यानी कि उसके नाम से ही कोई भी वस्तु, जैसे ही टाटा का नाम बोलेगा कोई भी वस्तु होगा और दूसरा कंपनी का होगा तो वहां पे आप पहले टाटा का खरीदिएगा, तो वही क्या होता है? गुडविल कहलाता है। एक नेक्स्ट आता है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज मतलब तकनीकी जानकारी। तकनीकी जानकारी वह होता है, कुछ तकनीकी जानकारी ये भी हमारे लिए संपत्ति होता है। जैसे किसी एक विशेष व्यक्ति को ही मालूम रहता है तो जिसका प्रयोग करके वो क्या करता है? पैसे कमाता है। जैसे किसी को विशेष प्रकार से कंप्यूटर का नॉलेज है या हैकिंग का नॉलेज है तो उसे क्या करता है? वो उसके लिए क्या है? संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। कोई देख नहीं सकता है, छू नहीं सकता, केवल वही व्यक्ति कर सकता। तो ये सारा कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, टेक्निकल नॉलेज, ये सब क्या कहलाएगा? अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति वह होता है जिसे देख सकते, छू सकते, भविष्य में जब चाहे तब हम बेच सकते हैं। जैसे फैन, मोटर, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब सबको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति वह संपत्ति जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, भविष्य में जब चाहे तब हम बेच सकते हैं। क्या कहलाएगा हमारे लिए? अमूर्त संपत्ति कहलाता है। संपत्ति क्या कहलाता है? वह वस्तु जिसे हम जब चाहे तब हम बेच सकते हैं, क्या कहलाता है? संपत्ति कहलाता है। और उसके बाद जैसे बिल्डिंग, कार, मोटर, लेकिन वह जिसे हम क्रय मूल्य से कम 1/4 भाग या 25% तक बेच सकते, तभी वो हमारे लिए संपत्ति होगा, नहीं तो वो क्या कहलाया जाएगा? खर्चा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है इनकम। इनकम, आमदनी, इसको बोलते हैं आमदनी। आमदनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इनकम वह होता है, इनकम वह होता है, सॉरी, इनकम, इनकम वह प्राप्ति जिसे भविष्य में, भविष्य में किसी को, किसी को लौटाना, लौटाना न पड़े, पड़े, वह हमारे लिए, हमारे लिए आमदनी यानी कि इनकम कहलाता है, कहलाता है। जैसे रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड यानी कि किराया मिला, रेंट रिसीव्ड, किराया मिला। क्या किराया मिलेगा तो हम किसी को वापस कर देंगे? नहीं करेंगे। सैलरी रिसीव्ड, सैलरी
रिसिप्ट, यानी कि वेतन मिला। क्या वेतन मिलेगा तो हम किसी को हम वापस कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार जो हम रिसीव करेंगे, यानी कि जो हम प्राप्त होगा, उसे हम कभी वापस नहीं कर सकते। वो क्या कहलाता? हमारे लिए आमदनी कहलाता है। आमदनी यहाँ दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम को बोलते हैं प्रत्यक्ष आय या आमदनी, प्रत्यक्ष आमदनी। और इनडायरेक्ट बोलेंगे अप्रत्यक्ष आमदनी। ठीक है, प्रत्यक्ष आमदनी वह होता है जिस वस्तु का हम व्यवसाय कर रहे हैं, उसको बेचने पे जो हमारे पास आता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष आमदनी कहलाता है। यहाँ पे जिस वस्तु का या जिस वस्तु का हम व्यवसाय करते हैं और उसे बेचने पर जो प्राप्त होता है डायरेक्ट इनकम कहलाता है। डायरेक्ट इनकम कहलाता है, यानी कि प्रत्यक्ष आमदनी कहलाता है। जैसे राम ने दुकान खोला है और उस दुकान उस दुकान से सामान बेचने पर जो प्राप्त होता है डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आते हैं अप्रत्यक्ष इनकम। अप्रत्यक्ष इनकम जिस वस्तु का हम व्यवसाय नहीं करते हैं, लेकिन उससे जो प्राप्त होता है इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। जैसे राम ने दुकान का सामान लेने के लिए पिकअप वाहन खरीदा है। लेकिन कभी-कभी
कभी उससे भाड़ा आता है, भाड़ा आता है, इनडायरेक्ट इनकम होगा, इनडायरेक्ट इनकम, इनकम होगा, या इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसिप्ट यानी कि क्या है, ब्याज मिला, यानी कि जो दुकान खोले थे उसका ब्याज पर लगा दिया तो उससे भी जो प्राप्त वो भी क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। यानी कि कहने का मतलब इनकम क्या होता है, आमदनी, यानी कि वह प्राप्ति जिसे हम भविष्य में किसी को लौटाना ना पड़े वो हमारे लिए क्या कहलाता है, आमदनी कहलाता है। जैसे रेंट रिसिव्ड, सैलरी रिसिव्ड, यानी कि जो हमें मिलेगा कि वापस थोड़ी करेंगे क्या, तो इसलिए क्या होगा, हमारे लिए इनकम होगा। इनकम दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आमदनी, दूसरा अप्रत्यक्ष आमदनी। प्रत्यक्ष आमदनी क्या होगा, प्रत्यक्ष जिस वस्तु का हम व्यवसाय करते हैं और उसको बेचने पर जो प्राप्त होता है उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं या प्रत्यक्ष आमदनी कहते हैं। जैसे राम ने दुकान खोला है और उस दुकान से सामान बेचने से जो प्राप्त होता है डायरेक्ट इनकम कहलाता है। इनडायरेक्ट इनकम जिस वस्तु का हम व्यवसाय नहीं करते लेकिन उससे जो प्राप्त होता है उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे राम ने दुकान सामान लेने के सामान राम ने दुकान का दुकान का सामान लेने के लिए पिकअप वाहन खरीदा है लेकिन कभी कभी उससे भाड़ा आता है तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट इनकम होगा। चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज पे पैसा लगा दिए, वो भी क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं एक्सपेंसेस और वो सब बाकी सब क्या होता है। धन्यवाद, आशा करते हो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आराम आराम से भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, और इस सबको नोट करते चले जाइएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद।